अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यादें। इसमें सज्जाद ज़हीर की लिखी हुई मशहूर किताब रोशनाई का कुछ हिस्सा लिया गया है। आपकी किताब गुलस्तान अदब में जो सज्जाद ज़हीर की लिखी हुई किताब है, मशहूर किताब है रोशनाई, उसका कुछ हिस्सा लिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि यादें क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू के कई अदीबों ने अपनी ज़िंदगी के अक्सर अहम तजुर्बात और वाक़यात को यादें के उन्वान से मुरत्तिब किया है। जो उर्दू के अदीब हैं, जो शायर हैं, उन लोगों ने अपने जो ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हैं, जो अहम वाक़यात हैं, तो उनको उन्होंने यादें के नाम से मुरत्तब किया है, यादों के नाम से लिखा है। यादें के बरक्स सवाना का दायरा वसी होता है। यादें उसी के ज़ैल में आती हैं। सवाना में तरतीब व तसलसल पाया जाता है, जबकि यादों में सवानाई तसलसल को कायम रखने की शर्त ज़रूरी नहीं है। अब यादें में क्या किया जाता है कि कुछ कुछ यादें लिखी जाती है, जो अपनी ख़ास यादें हैं उनको लिखा जाता है। लेकिन सवाना क्या है? सवाना जिसे हम बायोग्राफी कहते हैं, जिसे सवाना उमरी कहते हैं, उसका दायरा वसी होता है, क्योंकि उसमें ज़िंदगी की पूरी कहानी लिखी जाती है, तो इसलिए उसका दायरा वसी होता है। और यादें में क्या होता है, तो उसमें कुछ कुछ ख़ास बातें, ख़ास यादें कलमबंद की जाती हैं। जबकि यादों में सवानाई तसलसल को कायम रखने की शर्त ज़रूरी नहीं है। यादें कलम बंद करने वाला बहुत सी यादों में से महज उन यादों को इंतखाब करता है जो किसी न किसी पहलू से अहम, नुमाया और तवज्जो तलब होती है। अब यादें बंद करने वाले जो अदीब होता है, वो यादों का इंतखाब करके करता है, उसको मुंतखब करता है, जो ख़ास यादें होती हैं उसको लिखता है। बाज़ अदीब यादें के लिए अब याद निगारी की इस्तिलाह भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और बाज़ अदीब क्या है, यादें के लिए क्या है, याद निगारी की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाने लगी है। याद निगारी को बाकायदा सिर्फ अदब तो नहीं है, लेकिन यादें के तहत बाज़ अदीबों के बहुत दिलचस्प तहरीरें सामने आ चुकी हैं। इसलिए मुमकिन है मुस्तक़बिल करीब में इसे एक मुस्तकिल सिनफ का दर्जा भी मिल सकता है, क्योंकि अब अदीब लोग जो अपनी यादें, बड़ी दिलचस्प यादें सब तहरीर कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि मुस्तक़बिल में आने वाले दिन में यादें को क्या है, एक मुस्तकिल सिनफ का दर्जा मिल सकता है। अब आइए सज्जाद ज़हीर की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं। सज्जाद ज़हीर 1905 ईस्वी में इनकी पैदाइश है, 1973 यानी 1973 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। सज्जाद ज़हीर लखनऊ के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। उनके वालिद वज़ीर हसन लखनऊ के मारूफ कानूनदा थे। उनके वालिद का नाम क्या था? वज़ीर हसन था, और वो लखनऊ के रहने वाले थे और लखनऊ के मारूफ कानूनदा थे, यानी कि लॉयर थे। हुकूमत ने उन्हें सर के खिताब से नवाजा था। उनके वालिद को यानी वज़ीर हसन को हुकूमत ने सर के खिताब से भी नवाजा था। बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर बन्ने भाई के नाम से भी जाने गए, और बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर को किस नाम से जाना जाता है? बन्ने भाई के नाम से जाना जाता है। सज्जाद ज़हीर ने बैरिस्ट्री की तालीम इंग्लिस्तान में हासिल की, लेकिन वकालत को वो अपना पेशा ना बना सके। सज्जाद ज़हीर ने इंग्लिस्तान में क्या कि बैरिस्ट्री की यानी वकालत की पढ़ाई की, लेकिन वकालत को वो अपना पेशा नहीं बना सके। वो एक काबिल ज़िक्र अदीब, सहाफ़ी और शायर भी थे। उन्हें अपने दौर की सियासत और अफकार से भी गैर मामूली दिलचस्पी थी। सज्जाद ज़हीर जो थे वो कौन थे? बैरिस्ट्री किया था उन्होंने इंग्लिस्तान में, लेकिन उन्होंने वकालत को अपना पेशा नहीं बनाया। वो कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के रहने वाले थे। उनके वालिद का क्या नाम था? वज़ीर हसन वालिद का नाम था, और वो एक काबिल ज़िक्र अदीब, सहाफ़ी और शायर भी थे। और उनको अपने दौर के सियासत और अफकार से भी बहुत गैर मामूली दिलचस्पी थी। उन्होंने मार्क्सिज्म के फ़लसफ़े का गहरा मुताला किया। कार्ल मार्क्स के नज़रियात ने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। इंग्लिस्तान में तालीम के दौरान ही सज्जाद ज़हीर ने महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान की मुफलिसी और पसमानदगी का एक बड़ा सबब अंग्रेज़ साम्राज्य की लूट खसोट की पॉलिसी है। अब कार्ल मार्क्स के जो नज़रियात थे उनसे उनको बहुत दिलचस्पी था। उन्होंने उनकी ज़िंदगी को रुख को बदल दिया था। और इंग्लिस्तान में जो तालीम के दौरान सज्जाद ज़हीर ने महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान की जो मुफलिसी है, जो गरीबी है, जो ज़िंदगी इतनी बुरी हो रही है, उसकी सिर्फ अंग्रेज़ जो है वहाँ हिंदुस्तान में घुसे हुए हैं, और अंग्रेज़ साम्राज्य के, अंग्रेज़ सरकार के जो लूट खसूट है, जो सब कुछ लूटा जा रहा है, उनके ज़मीन जायदाद घर सब कुछ हिंदुस्तानी के लूटे जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में क्या है, बहुत गरीबी आ रही है। और आज़ादी के बगैर बेशतर मसाइल का हल मुमकिन है, और बगैर आज़ादी के इन सब मसले का हल नहीं हो सकता है।
इसी ख्याल के तहत सज्जाद ज़हीर ने इंग्लिस्तान में मलिक राजानंद, ज्योति घोष और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासिर जैसे दोस्तों के साथ मिलकर अदीबों की एक अंजुमन बनाई। इस अंजुमन का नाम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन रखा गया। हिंदुस्तान में यह अंजुमन 1936 ईस्वी में कायम हुई और रफ्ता रफ्ता एक तहरीर बन गई जिसे उर्दू अदब के तारीख में अहम हैसियत हासिल है। अब सज्जाद ज़हीर ने क्या किया कि इंग्लिस्तान में ही अपने दोस्तों को इकट्ठा किया जिनका नाम था मलिक राज आनंद, ज्योति घोष और डॉक्टर मोहम्मद दीन तासिर, और सब ने मिलकर क्या किया, एक अंजुमन बनाई और इस अंजुमन का नाम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन रखा गया। और हिंदुस्तान में ये अंजुमन 1936 ईस्वी में कायम हुई और रफ्ता रफ्ता ये क्या एक तहरीक बन गई। सज्जाद ज़हीर ने इंग्लिस्तान में रहते हुए कई अफसाने लिखे जो अंगारे नाम के मजमूए में शामिल हुए। सज्जाद ज़हीर जब इंग्लैंड में रहते थे तो वहाँ उन्होंने कई अफसाने लिखे जो कि बाद में अंगारे नाम का जो मजमुआ शामिल हुआ, एक बुक शाया हुई, उसमें सब अफसाने शामिल किए गए थे और वो बुक शाया हुई थी। किताब का नाम क्या था, अंगारा था, और उसमें सब राइटर के सब अदीब के अफसाना शाया हुए थे जो अफसाने का मजमुआ था। उनका नावल लंदन की एक रात अपने मौजू और तकनीक के लिहाज से बहुत मारूफ है। 1948 में वो पाकिस्तान चले गए। अपनी सियासी नज़रियात की बिना पर वो हुकूमत के अताब का शिकार हुए और कुछ रोज़ जेल में रहे। वहाँ उन्होंने रोशनाई और ज़िक्र हाफिज जैसी अहम किताबें लिखी। 1955 में वो हिंदुस्तान वापस आ गए और अपना तमाम वक्त तरक्की पसंद तहरीक के लिए वक्फ कर दिया। अंजुमन की सरगर्मियों के साथ साथ उन्होंने लिखने का सिलसिला भी जारी रखा। 1948 में वो क्या है, पाकिस्तान चले गए और जो उनकी जो सियासी ज़िंदगी थी, वो जो सियासत में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो उसमें क्या है, वो हुकूमत के अताब का शिकार हो गया और हुकूमत ने उसे जेल में दे दिया उन्हें। लेकिन जेल में भी रहकर उन्होंने रोशनाई और ज़िक्र हाफिज जैसी अहम किताब लिखी। फिर 1955 में वो हिंदुस्तान वापस आए और अपना सारा वक्त तरक्की पसंद तहरीक के लिए वक्फ किया और साथ साथ उन्होंने लिखने का भी सिलसिला जारी रखा। उनकी किताब पिघला नीलम को नसरी नज़म का पहला मजमुआ कहा जाता है। सज्जाद ज़हीर ने जेल से जो खतूत अपनी बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर के नाम लिखे थे वो नक़ूश ज़िंदान के अनवान से शाया हो चुके हैं। अब उनकी किताब जो पिघला नीलम था उनको नसरी नज़म कहा जाता है। और सज्जाद ज़हीर ने जेल से जो अपनी खतूत अपनी बेगम रज़िया को लिखा था वो किस नाम से शाया हुआ, नक़ूश ज़िंदान के नाम से। आपको एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि खतूत जो अपनी बेगम को लिखे सज्जाद ज़हीर ने वो किस नाम से शाया हुए हैं, तो वो नक़ूश ज़िंदान के अनवान से शाया हुए हैं। सज्जाद ज़हीर एक कामयाब सहाफ़ी भी थे। उन्होंने अलग अलग वक्तों में कई रसायल अखबारात मसलन चिंगारी, भारत, कौमी जंग, अवामी दौर, हयात की अदालत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। और सज्जाद ज़हीर क्या एक कामयाबी सहाफ़ी भी थे, सहाफ़त करते थे यानी न्यूज़ एडिटर के तरह काम करते थे और उन्होंने अलग अलग वक्तों में कई रसाले के लिए और अखबारात के लिए भी काम किए हैं और उनके एडिटर भी रहे हैं। अब आइए रोशनाई का खुलासा पढ़ते हैं। रोशनाई का खुलासा। गुलिस्तान अदब में सज्जाद ज़हीर की मशहूर किताब रोशनाई का एक मुख्तसर सा हिस्सा लिया गया है, जबकि ये किताब 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसमें 20-25 साल की तारीख पेश की गई है। रोशनाई एक तरह की तरक्की पसंद तहरीक की आप बीती है जो 1935 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक फैली हुई है। अब हम समझते हैं कि ये जो गुलिस्तान अदब में आपकी जो इतना सा हिस्सा लिया गया वो सज्जाद ज़हीर की मशहूर किताब रोशनाई का कुछ हिस्सा है, जबकि ये किताब बहुत बड़ी है, ज़ख़मीम किताब है। इसमें 500 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है और इस किताब में 20-25 साल की तारीख पेश की गई है। और रोशनाई एक तरह से तरक्की पसंद तहरीक की आप बीती है क्योंकि इसमें क्या है 1935 से 1947 ईस्वी तक की बातें लिखी गई हैं। शामिल निसाब हिस्सा में सज्जाद ज़हीर ने 1937 ईस्वी के पंजाब कमेटी के सालाना इजलास अमृतसर का जिक्र किया है। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हिस्सा आपको दिया गया है उसमें 1937 ईस्वी में पंजाब कमेटी का सालाना इजलास होना था अमृतसर में, उसी का यहाँ पे जिक्र है कि किस तरह उन्हें और डॉक्टर अशरफ को सूबा मुत्तहदा के किसान सभा में शिरकत का मौका मिला। हम दोनों ही इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि पंजाब के जरी किसानों को एक जगह जमा देखें, इनके इत्तेहाद, ताकत और इनकलाबी जज्बे का ज़ाती तजुर्बा करें और इस तरह अपने इनकलाबी शऊर को वसअत दें।
بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ترقی پسند مصنفین نے بھی امرتسر میں کانفرنس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ یہ پہلی صوبائی کانفرنس تھی، لیکن کل ہند سیکریٹری کی حیثیت سے میری اس میں شرکت ضروری تھی۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ مجھے تو امرتسر جانا تھا پنجاب کمیٹی کا سالانہ اجلاس دیکھنے کے لیے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ترقی پسند مصنف نے بھی امرتسر میں کانفرنس رکھا ہے، اس لیے میں وہاں کا سیکریٹری تھا، مجھے وہاں جانا ضروری تھا۔ اگرچہ یہ پہلی صوبائی کانفرنس تھی، لیکن کل ہند سیکریٹری کی حیثیت سے میری اس میں شرکت ضروری تھی۔ اب مجھے امرتسر جانا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ کسان کانفرنس جلیاں والا باغ میں تھی، جہاں پر ہزاروں پنجابی کسان جمع ہوئے تھے۔ طریقے پسند مصنفین کی کانفرنس بھی یہیں پر ہونی تھی۔ فیض اس کے مہتمم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی کالجوں اور اسکولوں نے کانفرنس کے لیے جگہ دینے سے انکار کر دیا، چنانچہ ہم نے پنڈال کے ڈائسی پر کانفرنس کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ وہ کافی بڑا تھا اور ہمارے 200 آدمی وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ یوں تو کانفرنس میں بہت سے لوگ شریک ہوئے، مگر مجھے چند ایک کے نام یاد ہیں: چراغ حسن، حضرت ڈاکٹر تاثیر، فیروز دین منصور، ٹیکارام سخن، پروفیسر محب الحسن، ڈاکٹر اشرف، فیض وغیرہ وغیرہ۔ اس کانفرنس کی روادات مجھے یاد نہیں، بہرحال اقبال سے ملاقات ضرور یاد ہے۔ اس کانفرنس میں کتنے لوگ آئے، کون کون آئے مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال جو میں علامہ اقبال سے ملاقات کی تھی وہ ضرور یاد ہے۔ میں اور ڈاکٹر اشرف امرتسر سے لاہور آئے اور میاں افتخار الدین کے مہمان بنے۔ انہوں نے ہی ہمیں علامہ اقبال سے ملایا۔ وہ ایک کھردری بان کی چارپائی پر نیند دراز تھے اور حقہ پی رہے تھے۔ اقبال، جن کی نظمیں ہم نے بچپن سے پڑھی تھیں، وہ ہمارے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ان کے پاس گئے علامہ اقبال کے پاس تو ان کو بڑا اچھا لگا، کیونکہ جس کی نظم ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ سب نظم ہم لوگ بچپن سے یاد کرتے آ رہے ہیں، اور اسی آدمی کے سامنے جب ہم جائیں گے تو بڑی خوشی محسوس ہوگی، ہمیں بڑا اچھا لگے گا۔ تو وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگا اور وہ ہمارے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئیں۔ ان سے سوشلزم کے بارے میں بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے کہا، ہماری نظر قوم کی غلامی، بین الاقوامی جنگ، محنت کشوں کے استحال کا علاج موجودہ دور میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے بعض مقامات پر اپنے کلام میں اشتراکی نظر پر غلط نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے ہماری باتیں توجہ اور دلچسپی سے سنی، بلکہ انداز ہوا کہ یہ باتیں ان کو ناگوار نہ گزریں۔ اب انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ ہم لوگ جو ترقی پسند تحریک چلایا ہے، شاید یہ سب باتیں آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن اور یہ سب بات انہوں نے بڑے غور سے سنا بھی۔ انہوں نے کہا، تاثیر نے مجھ سے ترقی پسند تحریک کے متعلق 2-1 بار باتیں کی تھی اور مجھے اس سے بڑی دلچسپی ہوئی ہے۔ ممکن ہے سوشلزم کے سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں نے اس پر زیادہ نہیں پڑھا۔ میں نے تاثیر سے کہا تھا کہ اس موضوع پر مجھے مستند کتابیں دیں، لیکن انہوں نے ہنوز وعدہ پورا نہیں کیا۔ مجھے ترقی پسند ادب یا سوشلزم کی تحریک کے ساتھ ہمدردی ہے، آپ لوگ مجھ سے ملتے رہیے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے ترقی پسند تحریک کے بارے میں زیادہ باتیں معلوم نہیں ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو اور میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھا ہے، تو اس لیے میں آپ سمجھنے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ مجھ سے ملتے رہے اور مجھے آپ لوگ سے ہمدردی ہے۔ یہ بات چیت تشناہی رہ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار ملاقات ہونے پر تحریک کے متعلق زیادہ وضاحت سے بات چیت کروں گا، مگر بدقسمتی سے اس کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ جب میں دوبارہ لاہور گیا تو اقبال صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب سجاد ظہیر لکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں کیا آدھی رہ گئیں، میرے دل میں باقی رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں دوبارہ جاؤں گا لاہور اور ان سے ملاقات ہوگی تو اس پر پھر تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور میں جب دوبارہ لاہور گیا تو اقبال صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب آئیے مشکل سوال جواب پڑھتے ہیں۔ بچوں، اگر آپ کو میرا پڑھایا ہوا تھوڑا بھی پسند آئے تو آپ پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ پنجابی کسان کانفرنس اور ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کہاں
मुनक़द हुई थी। जवाब लिखेंगे पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस और तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कॉन्फ्रेंस अमृतसर के जलियांवाला बाग में मुनक़द हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस और तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी। सवाल 2 है, जंग आज़ादी की तारीख में जलियांवाला बाग की क्या अहमियत है? तो जवाब लिखेंगे जंग आज़ादी की तारीख में जलियांवाला बाग की अपनी अहमियत है। इस बाग के जलसे में जनरल डायर के हुक्म से लाखों मासूम और बेगुनाहों हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून दिया गया था, जिसने जंग आज़ादी के आग को शोलों को और ज़्यादा भड़का दिया था। आपको मालूम होगा जलियांवाला बाग में एक बार जब गांधी जी तकरीर करने आए थे, उनकी सभा थी और बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आए थे, लेकिन जनरल डायर ने हुक्म दिया कि आप इन पर गोली चला दो, और सब पर, हर जितने बेगुनाह मासूम थे, औरत मर्द बच्चे बूढ़े जवान, सब पर गोली चला गए थे और बहुत लोगों की मौत हो गई थी। तो ये जो हादसा हुआ था, इससे क्या हुआ था कि जंग आज़ादी और भी भड़क गया था और लोग ज़ोर शोर से जंग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। सवाल 3 है, सज्जाद ज़हीर ने अल्लामा इकबाल को किन खास बातों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी? तो जवाब लिखेंगे सज्जाद ज़हीर ने तरक्की पसंद मुसन्निफिन के नए नज़रिए और सोशलिज्म के तरफ अल्लामा इकबाल की तवज्जो मंजूर कराई। किसकी तरफ तवज्जो मंजूर कराई? तरक्की पसंद मुसन्निफिन के नज़रिए और सोशलिज्म की तरफ अल्लामा इकबाल की तवज्जो मंजूर कराई। सवाल 4 है कि अल्लामा इकबाल ने सज्जाद ज़हीर की बातों का क्या जवाब दिया? तो जवाब लिखेंगे मुमकिन है सोशलिज्म को समझने में मुझसे गलती हुई। ये कौन कह रहे हैं? अल्लामा इकबाल जवाब दे रहे हैं कि मुमकिन है सोशलिज्म को समझने में मुझसे गलती हुई हो। बात यह है कि मैंने इसके मुतालिक काफ़ी पढ़ा भी नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र आप जानते हैं। जाहिर है कि मुझे तरक्की पसंद अदब और सोशलिज्म की तहरीक के साथ हमदर्दी है। आप लोग मुझसे मिलते रहिए। क्या कहा उन्होंने? कि मुझे तरक्की पसंद अदब और सोशलिज्म की तहरीक के साथ हमदर्दी है, आप लोग हमसे मिलते रहा कीजिए। अब आइए अमली सरगर्मियाँ में देखते हैं कि सवाल, कॉन्फ्रेंस में शामिल शायरों और अदीबों के नामों की फहरिस्त बनाइए। अब आपको बताना होगा कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। तो इस कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर अशरफ, फैज़ अहमद फैज़, कृष्णचंद, डॉक्टर तासीर, फिरोज़दीन मंसूर, टीकाराम सुखन, प्रोफेसर मुहिबुल हसन, रघुवंश कुमार कपूर, रघुपति चोपड़ा, प्रोफेसर सख्त सिंह, ज़हीर काश्मीरी वगैरह शामिल थे। ये सब नाम है। और ये क्या है कि किसमें शामिल हुए थे? शायरों और अदीबों के कॉन्फ्रेंस में जो शामिल हुए थे उनके नाम हैं। आप सज्जाद ज़हीर का बहैसियत नसर निगारी तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे सज्जाद ज़हीर का नाम लेते ही पहला ख्याल अंगारी की तरफ जाता है, जिसकी 1932 इशाअत ने एक तहलका मचा दिया था। अगरचे इसमें शामिल सज्जाद ज़हीर के अफसाना फ़नी एतबार से बहुत आला पाए के नहीं है, लेकिन जिस हरारत और बेबाकी के साथ तल्ख़ हक़ाइक़ को बेनकाब किया गया है, इससे इस नौजवान अदीब के अज़ाइम का ज़रूर पता चलता है। जब अंगारे किताब 1932 में शाया हुई तो इसने तहलका मचा दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे अफसाने थे और अफसाने बहुत बेबाकी से और हिम्मत और जुरात के साथ लिखे गए, तो इसमें सारी हकीकत को बेनकाब कर दिया था। तो इससे क्या हो गया था? एक तहलका मच गया था। और इससे क्या होता कि इस नौजवान अदीब के अज़ाइम का भी पता चलता था। फ्रांसीसी अदीब से मुतासिर होकर सज्जाद ज़हीर ने अपना एक नावल लंदन की एक रात भी लिखा, जिसमें शऊर की रौ का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। इनका ये नावल भी नावल निगारी की रवायत में एक अहम मकाम रखता है। उर्दू अदब में सज्जाद ज़हीर का नाम तरक्की पसंद तहरीक के बानी की हैसियत से हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्हीं की कोशिश से इस तहरीक ने अमली शक्ल इख्तियार की और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन जैसी अंजुमन वजूद में आई, जिसने पूरी उर्दू अदब को मुतासिर किया। खुसूसन अफसाना निगारी, शायरी और अपुताज जैसे असनाफ तो इस तहरीक के ज़ेर असर खूब परवान चढ़े और तहरीक के सहारे बहुत से कदावर शायर, अफसाना निगार और नक़ाद मंजर आम पर आए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सज्जाद ज़हीर का जो नाम है तरक्की पसंद तहरीक के बानी में लिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के कोशिश से अंजुमन बनी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उर्दू अदब को अफसाना निगारी, शायरी और अपुताज जैसे असनाफ की भी खूब परवान चढ़ी और इसके बाद बहुत सारे शायर, अफसाने निगार भी मंजर आम पर आए। रोशनाई में सज्जाद ज़हीर ने तरक्की पसंद तहरीक की रवादाद कम और अपने तासीरात ज़्यादा लिखे हैं।
यादें सज्जाद ज़हीर की वो तलख़ी व शीरी यादें हैं जिसके पस मंज़र में यूरोप का निशातुस्सानिया और सनती इनकलाब, अमेरिका, फ्रांस और इनकलाब, रूस और जमहूरियत का तसव्वुर वगैरह की झलक दिखाई देती है। उन्होंने क्या किया है, रोशनाई में जो सज्जाद ज़हीर ने अपनी किताब लिखी है उसमें अपनी तल्ख़ व शीरी यानी अच्छी और बुरी सभी यादों को लिखा है। उन्होंने यादें लिखते वक्त हाल से ज़्यादा माजी के वाक़यात या शऊर से ज़्यादा तहत शऊर के तासरात को बयान किया है, लेकिन माजी का जायज़ा लेते वक्त भी उनके हाल पर बराबर नज़र रहती है। रोशनाई में जीते जागते किरदार हैं जिनके गिर्द वाक़यात का ताना बाना बुना जाता है और वाक़यात भी कैसे हकीकी और सदाकत से भरपूर। अब रोशनाई जो लिखी है उसमें जीते जागते किरदार हैं, जितने दोस्त हैं, जितने अहबाब हैं, उन लोग के बारे में बता रहे हैं और वाक़यात भी क्या है, बहुत हकीकी और सदाकत है, यानी सच्चाई से भरी हुई है। सज्जाद ज़हीर का अंदाज़ बयान निहायत साफ और दिलकश है। रोशनाई तरक्की पसंद तहरीक इब्तिदा और इत्तिक़ा की ऐसी जाम और मुस्तनद तहरीर है जिससे इस तहरीक के अगराज व मकासद ही का पता नहीं चलता, बल्कि इस दौर के सियासी, समाजी और माशी बहरान से भी वाक़फ़ियत हासिल होती है। जब हम सज्जाद ज़हीर का ये यादें पढ़ते हैं तो इसमें वहाँ उस वक्त के सियासी समाजी हालात कैसे थे, उस वक्त के माशी हालात कैसे थे, सब कुछ पता चलता है। इसकी अहमियत में इसलिए और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि सज्जाद ज़हीर ने एक तबसरा निगार की तरह बैनुल अक़वामी हालात पर तबसरा किया। वो एक तबसरा निगार की तरह तबसरा भी करते हैं, यानी उस वक्त के हालात का पूरा जायज़ा लेते हैं कि कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी है लोगों को, लोग कितना जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ग़ुलामी की ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, पूरा उन्होंने तबसरा किया है। इससे भी पता चलता है कि तहरीक ने किन दुश्वारियों और किन मायूस कुन हालात से नबरद आजमाई की है। तरक्की पसंद तहरीक की ये रवादात, जिसे कुछ नाक़िदों ने यादें करार दिया है तो कुछ ने इसे रपुतास की फहरिस्त में शामिल किया है। हमारे नज़दीक इसमें एक तरफ रपुतास का अंदाज है तो दूसरी तरफ अपनी यादों का तस्करा भी है। खुशगवार और नाखुशगवार यादें एक एक करके सज्जाद ज़हीर के रवा दवा कलम से निकलती चली जाती हैं और अंदाज़ बयां की दिलकशी, हकीकत और रुमानियत की हम आहंगी की वजह से कारी किसी भी मकाम पर बेकैफी या तकदर का शिकार नहीं होने पाता, बल्कि यूं महसूस होता है गोया कोई दास्तान गो अपनी दिलचस्प दास्तान सुना रहा है और असलूब का सहर क्या होगा, अज अव्वल ताखिर बरकरार रहता है। इस एतबार से सज्जाद ज़हीर की ये अदबी काविश रोशनाई उर्दू अदब में हमेशा एक रहनुमा मीनार की हैसियत से जगमगाती रहेगी। सवाल 2 है, निसाब में शामिल रोशनाई के हिस्से का तनकीदी जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे 500 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब रोशनाई से चंद सफ़हात गुलिस्तानी उर्दू में शामिल किए गए हैं। इसमें भी दरमियान के फ़ारसी इशारों कई पैराग्राफ हज़फ कर दिए गए यानी हटा दिए गए हैं, सिर्फ इकबाल से बातचीत की मस्तूरी को बाकी रखा है। इससे हमें पता चलता है कि 1937 ईस्वी में पंजाब की सूबाई शाख ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की एक कॉन्फ्रेंस का अमृतसर के जलियांवाला बाग में एहतमाम किया। इससे क्या पता चलता है कि 1937 ईस्वी में पंजाब की जो सूबाई शाख थी वहाँ उन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ की एक कॉन्फ्रेंस कहाँ रखा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में रखा गया। इस जगह पर पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास भी होना था। सज्जादुल्लाह अजहर ने डॉक्टर अशरफ के साथ न सिर्फ सूबाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बल्कि किसान कमेटी के इजलास में भी शामिल हुए। पंजाब के किसानों और अवाम की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये बड़े शौक़ से इनके अदीबों को सुन रहे थे जो इनके हमदर्द थे। अगरचे इनकी बातें पूरी तरह समझ में ना आ रही थीं, लेकिन वो अपने हमदर्दों को करीब पाकर खुश थे। इस हिस्से का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सज्जाद ज़हीर और अल्लामा इकबाल के लाहौर में मुलाकात ने चंद ही लफ्ज़ों में इकबाल की शख्सियत के बहुत से पहलुओं को उजागर कर दिया। मसलन इनकी सादगी को वो यूँ पेश करते हैं कि हम तीसरे पहर चाय के बाद भी इनकी कोठी पर पहुंच गए। गर्मियों के दिन थे और इकबाल अपनी कोठी के बाहर एक खुरदरी बान की चारपाई पर नीम दराज अपने बिस्तर का तकिया लगाए बैठे थे, हुक्का पी रहे थे। अब सज्जाद ज़हीर यहाँ पर कहते हैं कि जब हम अल्लामा इकबाल के घर गए तो उनकी शख्सियत को उजागर कर रहे हैं कि एक इतने बड़े शायर जिनकी नज़म हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिनकी नज़म हमारे दिल में है, जिन्हें हम बहुत इज्जत से देखते हैं, वो क्या थे,
तीसरे पहर का वक्त था। चाय के बाद उनकी कोठी पर जब हम पहुंचे तो गर्मियों का दिन था और इकबाल अपनी कोठी के बाहर क्या एक खुरदुरी बांध के चारपाई पर नीम दराज थे, यानी लेटे हुए थे। खुरदुरी चारपाई नहीं, चारपाई पर कोई भी बिस्तरा नहीं लगा हुआ था और हुक्का पी रहे थे। इन सतूर में सज्जाद ज़हीर ने क्या कुछ नहीं कह दिया। इकबाल की सादगी, मुनकरुल मिजाजी, नाम नमूद से ग्रेज, तकब्बुर से परे एक पुरखलूस इंसान हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा इकबाल जिसने मस्जिद करतबा जैसी नज़में लिखी हैं, जिसका मुल्क ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में शहरत का डंका बज रहा। वो किस सादगी से मिलता, यही है अंदाज़ बयान की वो दिलकशी जिसने रोशनाई को एक जीता जागता मरक्का बना दिया। अब जब लिखने का अंदाज होता है राइटर को, वो इतना ही खूबसूरत होता है कि आदमी के दिल में बैठ जाता है। अब जब वो अल्लामा इकबाल के बारे में बता रहे हैं तो कैसे प्यारे अंदाज में बता रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने मस्जिद करतबा जैसी नज़में लिखी हैं, जिसका मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में शहरत का डंका बज रहा है, और वो किस सादगी से मिलता है। यही है अंदाज़ बयां की वो दिलकशी जिसने रोशनाई किताब को एक जीता जागता मरक्का बना दिया। सज्जाद ज़हीर इसी पर इक्तफा नहीं करते बल्कि वो हमें इकबाल के और करीब ले जाते हैं। हमारे साथ अल्लामा इकबाल के इल्तफ़ात व अनायात का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मुझे जुरात हुई कि सबसे पहले उन्हें हम जो इख्तलाफ और शिकायतें थीं वही इनके सामने पेश करूं और महज हकीकतमंदी की बातें ना करूं। सज्जाद ज़हीर अल्लामा इकबाल के इल्तफ़ात व अनायात का जिक्र करते हुए बराह रास्त इस बात की तरफ आ जाते हैं जिससे मकसद के तहत ये मुलाकात की गई। सोशलिज्म के बारे में बातचीत शुरू हो गई। मैंने कहा कि नौजवान तरक्की पसंद अदीबों का गिरोह इस नए नज़रिए से काफ़ी मुतासिर है। वो बड़ी तवज्जो और संजीदगी से मेरी बातें सुनते रहे, बल्कि मुझे मालूम होता था कि वो इस तरह की बातों के लिए मेरी हिम्मत अफजाई फरमा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तासीर ने मुझसे तरक्की पसंद तहरीक के बारे में 2-1 बार बातें की थी और मुझे इससे बड़ी दिलचस्पी हुई। मुमकिन है सोशलिज्म को समझने में मुझसे गलती हुई है। बात यह है कि मैंने इसके मुतालिक काफ़ी पढ़ा भी नहीं है। अब अल्लामा इकबाल जो इतने बड़े शायर हैं क्या कह रहे हैं कि मुमकिन है कि सोशलिज्म को समझने में मुझसे गलती हुई होगी और मैंने इसके मुतालिक ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है। सज्जाद ज़हीर हमें एक ऐसे इकबाल से मिलवाते हैं जिसमें अपनी अलमियत का ज़रा भी तकब्बर नहीं, नौजवान के तराजात पर वो नाक भौं नहीं चढ़ाता, बल्कि इस बात का एतराफ़ करता है कि मुमकिन है सोशलिज्म को समझने में मुझसे गलती हुई हो। बात यह है कि मैंने इसके मुतालिक काफ़ी पढ़ा भी नहीं है। इससे इकबाल की अज़मत हमारी नज़रों में और बुलंद हो जाती है। वो अपनी कोताही को छुपाते नहीं बल्कि गलती इल्मी ऐलान एतराफ़ करते हैं कि मैंने इसके बारे में कम पढ़ा, मुमकिन है गलत हूँ। इस तरह के बहुत से वाक़यात रोशनाई में जा बजा नज़र आते हैं। इस एतबार से इसे हम एक सियासी, समाजी, माशी और तहजीबी दस्तावेज़ का दर्जा दे सकते हैं, जिसमें 30-35 साल के वाक़यात की सरगर्मियों को एक मुबस्सिर की तरह दिलकश अंदाज में पेश किया गया। मुबस्सिर यानी देखने वाला, परखने वाला और तबसरा करने वाला, इसी की तरह इस दिलकश अंदाज में इसे पेश किया गया है। इस एतबार से सज्जाद ज़हीर की ये खुशगवार नाखुशगवार यादें बहुत सी अदबी मोशगाफियाँ करती हैं, बहुत सी नई समतों की तरफ इशारा करती हैं। ये एक ऐसी दस्तावेज़ बन गई है जिससे अदब का तालिब इल्म हमेशा फैज़याब होता रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूँगे। आप अपने सबक को बहुत मेहनत से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ, और हर सब्जेक्ट को बहुत दिल लगा कर पढ़ें। उर्दू भी पढ़ें, हिंदी भी पढ़ें और इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ें, और अपनी पढ़ाई अपनी ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके बैठ गए, कुछ देख रहे और अम्मी को बता रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बहुत ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें, फिर देखें कैसे आपकी कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।